एस्टेन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम रोज शहर की एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कोटा मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब हैं। डॉक्टर गौतम साहब से हम जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, साथ ही न्यूरो से संबंधित जो जानकारी है वह आप लोगों तक पहुंचाएंगे। स्वागत है डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब का हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपने ये क्षेत्र कैसे चुना? जी, मैं कोटा ज़िले में है एक कस्बा है सांगोद जी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरे जो फादर हैं श्री कैलाश चंद्र जी गौतम, वो रेवेन्यू विभाग में सर्विस में थे। मेरी शुरुआती पढ़ाई जो स्टार्टिंग है रामगंज मंडी से हुई। उसके बाद 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक मैंने सांगोद स्कूल से अध्ययन किया। सांगोद से अध्ययन करने के बाद में फिर कोटा आ गए और कोटा में तैयारी करी पीएमटी। उस वक्त अभी जो नीट होती है, पहले पीएमटी हुआ करती थी। राजस्थान पीएमटी में सिलेक्शन होने के बाद कोटा मेडिकल कॉलेज चुना। तब ये शुरुआती स्टेज में था और मैं यहाँ के 4th बैच से मैंने पढ़ाई करी है। जब एमबीबीएस कंप्लीट किया तो उसके बाद प्री पीजी में सिलेक्शन होने के बाद एमएस जनरल सर्जरी में एमएस करने के लिए बीकानेर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से 3 साल का कोर्स किया। उसके बाद में एमसीएच के लिए एग्ज़ाम होते थे। उस एमसीएच के एग्ज़ाम देने के बाद में बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से मैंने अपने एमसीएच न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे करके आरपीएससी के सिलेक्शन के जरिए सरकारी नौकरी में मैं भी पदस्थापित हूँ। और अभी वर्तमान में मैं न्यूरो सर्जरी विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हूँ। पिछले 11 साल से मैं यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ मेडिकल कॉलेज कोटा के अंदर। मैं सांगोद कस्बे से आज भी वो जुड़ा हुआ हूँ। सांगोद के जो मेरे परिवार भी हुए हैं, परिवारजन भी रहते हैं, मित्र भी रहते हैं। और लगभग 95 से लेकर के 2023 6 साल में बाहर रहा, बाकी पूरा समय मैंने कोटा में निकाला, लेकिन सांगोद से जुड़ाव निरंतर बना हुआ है। डॉक्टर गौतम साहब, न्यूरोलॉजिकल विभाग यानी हिंदी में से तंत्रिका विभाग कहते हैं, इसमें किस तरह की बीमारियां देखने को मिलती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो न्यूरो से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं जी। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइन। स्पाइन जो कि सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल इस तरह से डिवाइड होता है, जो अपने शरीर के पिछले रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है हिस्से में। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तंत्रिकाएं निकलती है और अपने पूरे शरीर को जो नियंत्रण में लाती हैं। वो छोटी छोटी नसें होती हैं, उनको पार्ट को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां होती हैं वो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दिमाग से संबंधित नहीं होती हैं, लेकिन उनमें दिमाग का बैलेंस जिसे बोलते हैं कि संतुलन खत्म हो जाता है और वो उसकी जो बीमारियां हैं उसको हम मानसिक रोग की श्रेणी में लाते हैं। उनका जो इलाज होता है मनोरोग चिकित्सक करते हैं, जिनको हम डिप्रेशन, यूफोरिया इस तरह की बीमारियां, एंजाइटी वगैरह नाम देते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जितने भी जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनका इलाज न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन करते हैं, जिनको कि हमारे विषय विशेषज्ञ समय समय पर उनका जांच और उनका निदान करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बीमारी के लक्षण क्या हैं? देखिए, कई तरह की बीमारियां सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जैसे कि हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट इस तरह की परेशानियां होती हैं पेरिफेरल, जैसे कि हाथ और पैर के अंदर। वो कई बार डायबिटीज में, थायराइड में या कैल्शियम की कमी, सीरम B12 की कमी, इन बीमारियों में भी ये चीज़ें होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर जुड़ी हुई बीमारियों की बात करें तो उसमें भी 2 पार्ट जैसे मैंने आपको बताया, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन है, डोर्सल स्पाइन है और लंबर स्पाइन है। इनमें कई बार क्या होता है, चोट लग जाती है। चोट लगने से
उसकी वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाती है और नसें दब जाती हैं। तो नस जिस हिस्से में दबेगी उसके नीचे के हिस्से में लकवा हो सकता है, सुन्नपन हो सकता है, लेटिन और पेशाब का कंट्रोल खत्म हो सकता है, चलने फिरने में बीमारी बढ़ जाती है। कई बार जैसे डिस्क प्रोलेप्स जिसे बोलते हैं हम लोग कि छल्ला खिसक गया है सामान्य भाषा में, कई बार भारी वजन उठाना, आगे झुक करके काम करना, लगातार नियमित दिनचर्या, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंट्री यानी कि आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना और सडन जर्की मूवमेंट करने से उच्च परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो उसमें दोनों पैरों में से किसी एक पैर में या दोनों पैर में लगातार दर्द बना रहना, चलने फिरने में थकान हो जाना पैर में, इस तरह की परेशानियां उसमें होती है। ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती है तो लेटिन पेशाब का कंट्रोल खत्म हो जाता है और कपड़े में आना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ सर्वाइकल स्पाइन में होती है। सर्वाइकल स्पाइन में अगर परेशानी होती है, कोई छल्ला खिसक जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, तो उसके हाथों में सुन्नपन, हाथों में भारीपन, हाथों के अंदर जिसे हाथ से कोई चीज़ छूट जाना या लगातार गर्दन में अकड़न, कंधे में अकड़न, इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती है। ये स्पाइन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं। उसके बाद हम बात करें ब्रेन से जुड़ी हुई, तो ब्रेन में कई तरह के लोब होते हैं। आगे के हिस्से में फ्रंटल लोब होता है, बीच के हिस्से में नीचे टेम्पोरल, ऊपर पेराइटल, पीछे ऑक्सीपिटल लोब और लगभग सिर के पीछे सेरेबेलम। ये इस तरह से ब्रेन को हमने डिवाइड किया हुआ है एनाटॉमिकली। अब ब्रेन के जिस हिस्से में कोई बीमारी होगी तो ब्रेन उस हिस्से का काम करना बंद कर देता है, और जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो ब्रेन जिस शरीर के हिस्से को कंट्रोल कर रहा है उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। बीमारियां कई तरह से हो सकती हैं ब्रेन में, जैसे चोट लगती है, हेमरेज वगैरह हो जाते हैं। कई बार बीपी बढ़ने से स्ट्रोक आ जाता है, जिसको कि सामान्य भाषा में हम लकवे का अटैक बोलते हैं। कई बार ब्रेन में हेमरेज हो जाते हैं, बीपी बढ़ने से खून की नस फट जाती है। ब्रेन में ट्यूमर हो सकते हैं, जैसे कि कई प्रकार के सादा ट्यूमर होते हैं और कैंसर जनित गांठें हो सकती हैं। कई कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं बच्चे में, जो पैदा होने से ही वो बीमारियां होती, पानी बढ़ जाना या डीमाइलिनेशन होना, उम्र के साथ साथ डिमेंशिया होना, इस तरह की बीमारियां ब्रेन में जिस हिस्से में होंगी उसका कंट्रोल। जैसे सपोज करें ब्रेन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि दिमाग का दायां हिस्सा बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और बायां हिस्सा जो होता है वो दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, इसमें अपोजिट होता है। तो अगर फ्रंटल लोब में कोई लीजन होता है तो उसके सोचने समझने और उसके बिहेवियरल सिम्टम आएंगे, जैसे उसको पता नहीं होगा वो कहाँ पे यूरिनेट कर रहा है, कहाँ पेशाब कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, उसका इनिबिशन खत्म हो जाता है। जैसे कई बार आपने शराब के नशे में व्यक्ति देखा है, इस तरह की उसकी हरकतें हो जाती हैं। टेम्पोरल लोब में है तो उसकी इमोशनल लाइबिलिटी आ जाती है, वो कभी एक्सेसिव रोना है, कभी हंसना है, जहाँ रोना है वहाँ हंसेगा, जहाँ हंसना है वहाँ रोना है, इस तरह की लाइबिलिटी आ जाती है। मेमोरी खत्म हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। पेराइटल में होता है तो उसको लकवे के साथ साथ में उसके हाथ पैर में कमजोरी या दौरे आने की संभावना, जिसे मिर्गी का दौरा बोलते हैं, उस तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। पीछे ऑक्सीपिटल लोब में अगर कोई लीजन होता है, कोई बीमारी हो जाती है तो उसको देखने में परेशानी होती है। आंखों से देखता है लेकिन उसको समझ नहीं पाता उसको क्या दिख रहा है। सेम चीज़ अगर दिमाग का पिछला हिस्सा सेरेबेलम में कोई लीजन आता है तो उसको चलने फिरने में असंतुलन होता है और इस तरह की परेशानियां, लगातार गिरना, जैसे कोई शराब पी के चलता है उस तरह की उसकी चाल हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कि सामान्य अवस्था में शुरुआत में इसके लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के आधार पर डॉक्टर ये पता लगाता है कि उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी तो किस हिस्से की है, और उसके आधार पर उसकी आगे की जाँच कराता है। डॉक्टर साहब, पहले न्यूरो से संबंधित कई लोग अज्ञानी होते थे, आज चिकित्सा का विस्तार हो गया है, बीमारी के बारे में जानकारी भी मिल गई। पहले लोग जैसे देवी देवताओं की तरफ रुख कर लेते थे, आज क्या स्थिति है? आप किस तरह जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं पेशेंट, उनको किस तरह आप इलाज के लिए अग्रसित करते हो? देखो, हर जगह कहीं ना कहीं मिथ जिसे बोलते हैं भ्रांतियाँ, ये तो हर जगह है और हर देश में मिलेंगी। ये अपने देश में कुछ ज़्यादा है, कई देशों में कम है, पर होंगी हर देश में, हर परिस्थितियों में ये धारणाएं मिलती हैं। अपने यहाँ भी जैसे कई बार होता है मिर्गी का दौरा आता है, कुछ बोलते हैं जूता सूंघा दो, कुछ बोलता है प्याज सूंघा दो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जबकि मिर्गी लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर आप उसका लगातार इलाज लेते हैं, सही तरह से इलाज लेते हैं तो उसका इलाज संभव है। किसी किसी को हो सकता है कि वो 2 से 5 साल दवाई चले, किसी किसी को लाइफ लॉन्ग चले, पर उसका इलाज संभव है। सेम चीज़ जैसे किसी को लकवे का अटैक आता है, लकवे के अटैक में वो कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाता है, किसी माता जी के यहाँ, वहाँ जाके उसको डाल देते हैं, तो उसमें 100 केस में से 80 केस ठीक भी हो जाते हैं सामान्यतया। उसका कारण ये होता है कि वो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होते हैं,
जिसको हम बोलते हैं एक हल्का सा झटका आना और उसके बाद वो ठीक हो जाना। लेकिन अगर वो डॉक्टर से उसका परामर्श नहीं लेता है तो उसका वर्कअप यानी कि आगे की जांचें नहीं होती हैं, तो दोबारा जब अटैक आता है उसको ऐसा, तो वो फिर जानलेवा भी हो सकता है और परमानेंट भी रह सकता है। तो ये धारणा है कि माता जी के मंदिर पर जाने से ठीक हो जाता है, ये हम भी मानते हैं, हम भी आस्तिक हैं, ऐसा नहीं है। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ इस बात को कि मैं आस्तिक हूँ, धर्म पे पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन साथ में वैज्ञानिक युग है, तो आपको मंदिर जरूर जाएं, भगवान को ढोक लगाएं, पर साथ में डॉक्टर को दिखा लें। डॉक्टर को भी भगवान नहीं बनाया है। अगर भगवान को ऐसा लगता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो उसको डॉक्टर को बनाने की जरूरत नहीं थी। इस विद्या को भी भगवान ने बनाया है, किसी कारण से बनाया है, तो इस पर भी विश्वास करें, उसको भी दिखाएं, हो सकता है आपका उससे भी भला हो, दोनों काम करें। लेकिन ऐसा ना हो केवल और केवल आप भ्रांतियों पे ही यकीन करें, वैज्ञानिक उस पर यकीन ना करें। दवा और दुआ दोनों हम खुद भी मानते हैं। मैं खुद भी अगर मान लो सपोज करो मेरे कोई रिलेटिव को परेशानी है तो मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, साथ में भगवान से भी प्रे करता हूँ। डॉक्टर साहब, आज कोटा मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं हैं न्यूरो से संबंधित, वह आप दर्शकों को बताएं कि बाहर से आने वाले यहाँ क्या सुविधाएं ले सकते हैं। देखिए, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, जो मैं बड़े गर्व से इस बात को बोल सकता हूँ कि कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर न्यूरो से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो विश्व स्तरीय हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में शायद हम नंबर 1 पर हैं। ये बोलना मेरे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी। न्यूरोलॉजी की बात करें तो हमारे पास डेडिकेटेड स्ट्रोक आईसीयू है, पूरी टीम है स्ट्रोक के मरीजों के लिए, दोनों आईसीयू लगातार काम करते हैं। न्यूरो सर्जरी की बात करें तो हमारे पास 2 मॉड्यूलर ओटी हैं जिनमें लगातार ऑपरेशन चलते हैं। ट्रॉमा सेंटर में अलग ओटी है, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, क्यूसा, हर तरह के जो उपकरण संसाधन जो सरकार हमें प्रोवाइड कर सकती है वो सरकार ने दे रखे हैं। टीम हमारे पास पूरी है। साथ में जिसे बोलते हैं कि न्यूरो इंटरवेंशन, आज के ज़माने में कई बार जो खून की नसें जो होती हैं, धमनियाँ, उनमें बन जाते हैं गुब्बारे, उनको बोलते हैं कि एन्यूरिज्म, तो उनकी कोइलिंग होती है बिना ऑपरेशन के, जिसमें से जैसे ब्रेन हार्ट में अपन एंजियोप्लास्टी करते हैं, सेम हम ये प्रोसीजर ब्रेन में करते हैं। उसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है कोटा मेडिकल कॉलेज में। तो कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर सुविधाओं के स्तर पर कोई कमी नहीं है। ये विषय अलग है कि कई बार हमारे संसाधन कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में मरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, पर कम नहीं है। हमारी जो जितनी भी स्पेशलिटी हैं वो सब संसाधन के मामले में उच्च स्तरीय हैं। डॉक्टर गौतम साहब, हाड़ौती के अलावा कोटा मेडिकल कॉलेज में कहाँ के मतलब मरीज आते हैं और किस तरह उनका इलाज किया जाता है? जी, हमारे पास जो मरीज सामान्यतः आते हैं वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, ये इलाका तो लगभग आता ही है। साथ में हमारे पास एमपी की जो बेल्ट है, मंदसौर, गरोठ, इस तरफ का सेम इसी तरह से गुना, बीना साइड का जो है वो गुना का एरिया जो है वो आता है। साथ में श्योपुर के मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं, ग्वालियर साइड के, तो ये बहुत सारा एक इलाका कवर करता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो आगरा की तरफ से जो जयपुर नहीं जा करके और कोटा आ जाते हैं, तो ये ड्रेनेज एरिया कोटा का काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पेशेंट बाहर से भी आते हैं। डॉक्टर गौतम साहब एक जानी पहचानी शख्सियत है। डॉक्टर साहब, आपने हाड़ौती में अभी कुछ दिनों से रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, जटिल ऑपरेशन आपने किए, तो मतलब जनता को, जो रोगी हैं, उनको कितना फायदा मिला डॉक्टर साहब? जी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी वजह से फ़ायदा मिला। मैं नहीं होता कोई और होता, मैं नहीं रहूँगा कोई और होगा। ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मैं ये जरूर करना चाहूँगा कि सरकारी स्तर पर जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है और हम पूरा जितना हो सकता है काम करते हैं। मैं लगभग 11 साल में अब तक कोटा मेडिकल कॉलेज में 4000 सर्जरी कर चुका हूँ। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 4000 सर्जरी यानी 4000 लोगों का कुछ तो फ़ायदा मैंने किया होगा सरकार के जो संसाधन है उनका उपयोग कर करके। और सरकार का सबसे अच्छा जो इस अस्पताल का सबसे अच्छा जो चीज़ और जो उसका वो है गुणवत्ता के साथ में इसका इलाज लगभग निःशुल्क है। लगभग निःशुल्क इसलिए है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब कुछ चीज़ों के जरूर पैसे लगते थे, पर अब पिछले 5-6 साल से लगभग फ्री है सब कुछ। तो लगभग फ्री में इलाज मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये उच्च गुणवत्ता के साथ में निःशुल्क इलाज मुझे नहीं लगता किसी और पूरी दुनिया में कहीं और मिलता होगा, हमारे राजस्थान के अलावा हो सकता कहीं और मिलता हो, पर यहाँ भी एक उच्च गुणवत्ता निःशुल्क इलाज मिलता है।
तो रोगी जो है वो कम से कम एक पैसे की वजह से वो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मेरा पैसा लगेगा और मैं इलाज ना कराऊं। उसके लिए उसको हॉस्पिटल केवल आना है, बाकी सब कुछ निःशुल्क है। डॉक्टर गौतम साहब, कोटा मेडिकल कॉलेज में जैसे एमबीएस में ये व्यवस्थाएं हैं, न्यू मेडिकल कॉलेज में इस तरह की व्यवस्था है कि सप्ताह में 1 या 2 दिन यहाँ भी ऑपरेशन होते हैं, ऐसा कुछ है? जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग एमबीएस हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और नवीन चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर, तीनों जगह हमारे पास ओटी है, तीनों जगह हम काम कर रहे हैं। नवीन चिकित्सालय में हम लोग ट्रॉमा सेंटर को डील करते हैं, जितना भी ट्रॉमा आता है उस ट्रॉमा वार्ड में मरीज भर्ती करते हैं, वहाँ ऑपरेशन करते हैं। सुपर स्पेशलिटी में प्लान सर्जरी होती हैं, वहाँ भी ओटी हमारे पास है, 5 नंबर मॉड्यूलर। हमारे पास एमबीएस हॉस्पिटल में भी है सेम आईसीयू, ओटी, तीनों जगह काम करते हैं और तीनों जगह ही ऑपरेशन करते हैं। मेरे लिए तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि मैंने जिस अस्पताल से, जिस कॉलेज से एमबीबीएस किया है, मैं उसी कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। डॉक्टर साहब, यहाँ कोटा मेडिकल कॉलेज में जैसे आपकी जो तकनीक है, अब उसको और उच्च तकनीक के रूप में ले जाना चाहिए। क्या क्या मशीनों की आवश्यकता है, उपकरणों की आवश्यकता है जो आप सरकार से मतलब मांग कर सकते हैं ताकि और चिकित्सा का स्तर ऊंचा उठ सके? अभी जैसे राजस्थान में फंक्शनल न्यूरोसर्जरी नहीं होती है, तो हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि फंक्शनल न्यूरोसर्जरी पे हम जाएं आगे। तो एपिलेप्सी है या इस तरह के जैसे पार्किंसोनिज्म है, डिस्टोनिया है, इन मरीजों की भी सर्जरी कर पाएँ। साथ में कुछ छोटे ट्यूमर होते हैं जो बिना ऑपरेशन के भी उनका इलाज संभव हो सकता है, उनके लिए स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी होती है जो कि दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में उपलब्ध है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेटर लिखते हैं सरकार को इस बारे में जब भी, क्योंकि इन चीज़ों में बजट भी ज़्यादा लगता है और ऐसा संभव नहीं हो सकता। सरकार के स्तर पर सरकार को निर्णय लेना होता है कि कम पैसे में 10 मरीज ठीक होते हैं और ज़्यादा पैसे में 1 ठीक हो रहा है, तो सरकार का ध्यान होता है कि 10 पहले ठीक हो। और हम लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि केवल और केवल एक जगह सारा पैसा लगाने से 10 जगह लगाया जाए, पर फिर भी हम उस तरह पे प्रयासरत हैं कि हम यहाँ पे स्टीरियोटैक्टिक और फंक्शनल न्यूरोसर्जरी चालू कर पाएँ। डॉक्टर साहब, ऐसा मानते हैं कई लोग कि ये लाइलाज बीमारी है न्यूरो से संबंधित। क्या आप आड़ोती की जनता को ये बताना चाहेंगे कि इस रोग से डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, न्यूरो से संबंधित कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। जैसे आपको बीपी हुआ है, बीपी की गोली आपको लगातार लेनी होती है। डायबिटीज हो गया, उसकी गोली बराबर लेनी होती है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनकी दवाइयां आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है, पर लाइलाज नाम का कोई ऐसा नहीं है। लाइलाज बीमारी होती है जो कैंसर होता है, उसका भी इलाज संभव है, पर कई बार कैंसर रिकरेंट हो जाते हैं, दोबारा हो जाते हैं। लेकिन वो तो पैर में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, छाती में भी हो सकता है, दिमाग में भी हो सकता है। तो लाइलाज ऐसा कुछ नहीं है, डर जरूर लाइलाज है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।